तो हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नंद किशोर जोशी आप लोगों को अर्थशास्त्र कक्षा 11 की पुस्तक पढ़ाने वाला हूँ। और इसको जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक गुजरात बोर्ड की पुस्तक है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको पहले ही जानकारी दी थी कि इसमें कुछ सिलेबस जो है पैंडेमिक जो चल रहा है इस वजह से यहाँ पे कुछ क्लास 11 का जो अर्थशास्त्र सब्जेक्ट के बारे में मैं बात करूँगा। वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट में सिलेबस की जो है कटौती हुई है। तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ तो इसमें 30% की कटौती आपके की गई है। बराबर, आप लोगों को 70% पढ़ना ही है। यहाँ हम देखते हैं कि कौन सी 30% जो है वो आपकी कटौती हुई है। तो यहाँ पे कुछ चैप्टर ऐसे दिए हुए हैं। इन चैप्टर को अगर हम आगे देखते हैं तो ये चीज़ें आपके और विषयों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये चैप्टर हमारा फर्स्ट है, अर्थशास्त्र विषय प्रवेश। ये जिस तरह से हम यहाँ पे एक नज़र डालेंगे, अर्थशास्त्र विषय प्रवेश, ये चैप्टर आपका पूरा दिया हुआ है। यहाँ हम सब देख सकते हैं कि संपूर्ण प्रकरण राखेल छे। बराबर, ये फर्स्ट और सेकंड जो है उसमें पूरा चैप्टर दिया हुआ है, उसमें कुछ भी कटौती नहीं की गई। यहाँ पे हम देखेंगे जो रखे हुए हैं, जो आपके सिलेबस के हैं, अभी भी चल रहे हैं, उसके बारे में हम यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ जो है वो कटौती की हुई जो आपके सब्जेक्ट में नहीं आने वाला है। तो इस प्रकार के जो सब्जेक्ट है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे जो मेन जो चैप्टर है आपके, वो अभी हम बात करते हैं फर्स्ट की। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पूरा है, सेकंड पूरा है, और थर्ड जो चैप्टर है उसमें कुछ पॉइंट है वो आपके कुछ काटे हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3.3 और 3.13, ये यहाँ पे आपको ये भाषा अगर समझ में नहीं आ सकती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर ये देखते हो कि ये चैप्टर है आपके 1 2 3 4 ऐसे, तो इस प्रकार से आपके टोटल 11 चैप्टर है। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि टोटल आपके 11 चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इस श्रेणी में जो आपके आने वाले जो क्लासेस में आपके रहेंगे वो यहाँ शामिल है, और इस साइड में आपके जो काटे हुए हैं वो सब्जेक्ट नहीं रहेंगे। चलो, आपको ये भाषा का प्रॉब्लम रहता है तो आप यहाँ से देख सकते हो 11 चैप्टर में गए, और वहाँ पे जो आपको दिखेगी 11.1, 11.2, 11.6 और 11.7, ये आपके इनके नहीं पढ़ने। और ये जो है मेन मेन ये आपको पढ़ने हैं। बस सीधी सी सिंपल सी बात है। तो हम अपना वक्त ज़ाया ना करते हुए हम सीधा डायरेक्ट 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में हम चलते हैं। यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, अर्थशास्त्र विषय प्रवेश, यानी कि एक इसका इंट्रोडक्शन, परिचय। हम यहाँ पे इसका परिचय जानने वाले हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है, और अर्थशास्त्र जो है वो किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक जानकारी हमें प्राप्त करनी चाहिए। यहाँ हम शुरू करते हैं। मानव जो है वो बुद्धिशाली प्राणी है। ये हम समझ सकते हैं कि जो इंसान है वो एक सामाजिक प्राणी होता है, और ये समाज में रहकर अपना विकास करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो है अन्य जो प्राणी है, जैसे एक समाज में हम देख सकते हैं कई जानवर होते हैं, ठीक है, और कई अन्य प्रजातियां भी होती है। तो ये अन्य प्रजातियों और प्राणियों की अपेक्षा में हम इंसान को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि ये बुद्धिशाली होता है, इसके अंदर बुद्धि होती है। इसलिए वे अपने आसपास की परिस्थितियां जो होती है, अभी जैसे ऑन गोइंग सिचुएशन होती है, या फिर हमारे जो आजू बाजू में जो भी घटनाएं घटती है, उनका हम विश्लेषण करके उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी कि जो भी इंसान होता है वो अपनी जो आगे वाली और चलने वाली जो सिचुएशन है, और हमारे इर्द गिर्द जो चलने वाली आगे आने वाली कोई भी परिस्थिति हो या सिचुएशन हो, तो उनको हम विश्लेषण कर सकते हैं, एक उनका एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपके कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो कोरोना जो चल रहा है, कोविड 19, तो उसमें इसका एक वर्गीकरण किया गया था। बराबर, वर्गीकरण किया गया था तभी तो मालूम पड़ा ये कोविड है, और ये 2019 में आया था। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पे विश्लेषण किया तभी हमको जानकारी मालूम पड़ा, और ये किसने किया, इंसानों ने ही किया। ठीक है, तो ये विश्लेषण इंसानों ने किया है। और हम आगे देखते हैं कि इसकी इसको समझ होती है, इसकी इसको बुद्धि होती है। मानव जीवन सुख में हो, इसलिए उसने कई व्यवस्थाओं का निर्माण भी किया है। तो अपने जीवन को सुखमय आरामदायक बनाने के लिए उसने कई व्यवस्थाओं को बनाया अपनाया है। उसने कई व्यवस्थाओं को निर्माण किया, जैसे कि सामाजिक व्यवस्था होगी आपकी, राजकीय व्यवस्था होगी, और अर्थव्यवस्था होगी।
तो यहाँ हम इसमें अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक व्यवस्था में हम समाज की व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। राजकीय व्यवस्था में पॉलिटिकल जो सिचुएशन चलती है, जो हमारे जैसे गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, ये प्रशासन के बारे में हम यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अर्थशास्त्र में हम क्या प्राप्त करते हैं? अर्थशास्त्र में हम फाइनेंशियल सिचुएशन जो होती है, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट होते हैं, यानी कि वित्तीय लेन देन, वाणिज्य लेन देन, इसके विषय में हमको अगर गहन से विचार करना होता है तो हमें अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ता है। इन व्यवस्थाओं को समझाने के लिए, उसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने के लिए तथा व्यवस्था में उत्पन्न सवाल एवं समस्या उसका समाधान करने के लिए व्यक्ति ने विविध शास्त्रों की रचना की। बराबर। तो यहाँ पे जैसे कि ये सामाजिक व्यवस्था हो गई, तो समाज में जो जो कुरीतियां चल रही है, जो कुप्रथाएं चल रही है और कई प्रकार की जो समस्या चलती है, उसके लिए समाज शास्त्र का निर्माण हुआ है। समाज शास्त्र से व्यक्ति विशेष के विषय में, समाज विषय के विषय में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। और राजकीय व्यवस्था में हम देखते हैं तो राजनीतिक शास्त्र का निर्माण हुआ है। इस राजनीतिक शास्त्र में संपूर्ण राजकीय व्यवस्थाओं, इनके जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके विषय में कानून, धाराएं, ये हमें यहाँ से प्राप्त हो सकती है। उसी प्रकार से अब हमने समाज का देख लिया और राजकीय व्यवस्था देख ली। अब अर्थव्यवस्था में फाइनेंशियल जो सिचुएशन है, अर्थ के बारे में। अर्थ का मतलब होता है मनी। मेन जो है इकोसिस्टम जो है वो पैसे के ऊपर चलता है, मनी। मनी इज द मैन फैक्टर। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो पैसा है वो मैन फैक्टर होता है, मैन तत्व होता है। तो ये सारे चीज, पैसा कहाँ से आता है, कहाँ इन्वेस्ट करना पड़ता है, कहाँ निवेश करना पड़ता है, कहाँ वृद्धि होती है, कहाँ लाभ होता है, हानि होती है, इस प्रकार के तमाम जो समस्याएं होती है उनके विषय में हम जानकारी बटोर सकते हैं। तो वो अर्थव्यवस्था से, अर्थशास्त्र से। तो इसको और ज्यादा समझने के लिए अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। इन व्यवस्थाओं को ये सारा हो गया। अनादिकाल जो प्रिमिटिव एज था, जो पुराने जमाने का जो ये था, अनादिकाल में मानव कई सवाल, समस्याओं का समाधान लड़ाई और युद्ध के द्वारा करता था। जब हम पूर्व काल में हम जाते हैं तब हमें पता चलता है कि उसमें कुछ सवाल इंसानों के थे, समस्याएं थी, उनका समाधान मेनली जो क्या होता है, मुख्य रूप से लड़ाइयों के द्वारा या युद्ध के द्वारा, जीत कर या हार कर, इस प्रकार से ही ये प्राप्त किया जा सकता है या फिर खोया जा सकता है। जब जो कोई हारता है वो खो देता है, जीतता है वो आगे बढ़ जाता है। तो ये इनका सिलसिला रहा था, ये इनका आधार हुआ करता था। किंतु बौद्धिक विकास हुआ, फिर ये होने से इन सभी समस्याओं का समाधान शास्त्रों द्वारा बौद्धिक गणना करके लाने लगा। अब क्या हुआ कि ये जो युद्ध और लड़ाई पहले की जो हुआ करती थी, अब धीरे धीरे जिस तरह से विकास हुआ, बौद्धिक विकास हुआ, उसके साथ साथ में बौद्धिक गणना का भी विकास होना शुरू हो गया। अब मानव जो है अपनी बुद्धि का, योग्यता है, अपने जो गुण हैं, क्वालिटीज है, खूबियां है, इनका सहयोग करने लगा, इनका समाधान करने के लिए बहुत बड़ा रोल होने लगा। तो इस प्रकार से बौद्धिक गणना भी शुरू हो गई। आगे हम देखते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक समस्याओं के हल करने और मनुष्य के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। अब ये जो अर्थशास्त्र क्या हो गया, अब हम इसका समझ गए अर्थ क्या हो गया। ये है अपनी जो आर्थिक समस्या है उसका समाधान करने के लिए और आर्थिक व्यवहार का अध्ययन भी किया जाता है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब हमें समझना चाहिए इसका मेन जो है अर्थ क्या होता है, अर्थ जो है उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है। तो अर्थशास्त्र शब्द का सामान्य अर्थ है अर्थ का शास्त्र। ठीक है। संस्कृत शब्द अर्थ पर से इस शब्द की प्राप्ति हुई है। संस्कृत शब्द है ये अर्थशास्त्र। ठीक है। ये संस्कृत वर्ड है, तो इससे ये शब्द की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत में अर्थ शब्द के अनेक अर्थ पाए जाते हैं। संस्कृत में अगर हम इसका और अर्थ निकालते हैं तो बहुत सारे अर्थ यहाँ पे हम देख सकते हैं, जिनमें से एक अर्थ जो है वो है उद्देश्य या फिर कुछ प्राप्त करना। मतलब ये यहाँ पे मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कोई किसी चीज को प्राप्त करने का उद्देश्य। ठीक है। जो आधुनिक आर्थिक अर्थ के साथ में अधिक सुसंगत और सही बैठता है। अंग्रेजी शब्द, अब हम इसके बारे में इंग्लिश में हम कुछ देखते हैं कि अंग्रेजी में इसको इकोनॉमिक्स कहते हैं, सबको पता है। तो अंग्रेजी शब्द जो इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक शब्द आइकोनॉम्स से निकला हुआ है। ठीक है। ये ग्रीक वर्ड है आइकोनॉम्स, यहाँ से इकोनॉमिक्स की रचना हुई है, इसी से ये वर्ड जो है वो बाहर आया है।
कहाँ से? ग्रीक वर्ड से। ठीक है, ये ग्रीक है, यूनानी शब्द है कि प्राचीन ग्रीस में लोग जो है घरेलू सर सामान, जो घरेलू जो इनके आइटम्स होते थे, घरेलू जो मटेरियल्स होता था उनकी, घर सामान की जो निजी मालिकी होती थी, वो जो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी, उसे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी उनकी होती थी उनको आइकोस कहते थे। कौन? ग्रीस के लोग। ठीक है, ग्रीस के लोग जो है वो जो सामान उनका घर का था तो उनको क्या कहते थे? आइकोस। और घरेलू सर सामान की व्यवस्था, अब इनका मेंटेनेंस और रख रखाव, इसकी जो मेथड होती थी, रीति होती थी, उसको नॉर्म्स कहते थे। ये एक मेथड होगी, नॉर्म्स एंड मेथड हो गई। और आइकोस का मतलब हो गया इनका प्रॉपर्टी। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं भारतीय चिंतन के विषय में, इसके बारे में। अर्थशास्त्र का भारतीय चिंतन, इकोनॉमिक्स इन इंडियन थॉट, हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। ये तो हमने ग्रीस के कॉन्टेक्स्ट में देखा है, तो हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तो भारत में सभ्यता और संस्कृति का इतिहास लगभग 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। संस्कृति और सभ्यता जो है वो 5000 से भी ज्यादा हमारा ओल्ड है। संस्कृति सिंधु सभ्यता से शुरू हो गई थी हमारी, हड़प्पा और सिंधु सभ्यता। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसलिए भारतीय तत्व चिंतन में मानव जीवन में विविध पहलुओं का अध्ययन और मार्गदर्शन देखने को मिलता है। धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष, ये क्या है? हमारे चार पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष, ये हमारे चार पुरुषार्थ है। यानी कि ये पुरुषार्थ है, यानी का मतलब होता है कि ये पुरुष को प्राप्त करने होते हैं। अर्थ का मतलब प्राप्त करना, बराबर। तो पुरुष अर्थ, पुरुष को प्राप्त करना होता है। ये मेन इसके हम देख सकते हैं कि ये हमारे चिंतन में, भारतीय चिंतन में इसको जगह मिली हुई है, जो मानव को ही करना होता है, इंसान ही करता है ये। अब यह पुरुषार्थ है ये, तो मानव में स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं, बराबर। तो ये जो धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष, ये स्त्री पुरुष दोनों ही सहभागी रूप से कर सकते हैं। मानव जीवन के ये चार मुख्य उद्देश्य भी है। ठीक है, जिनमें से, अब इनमें से एक है अपना अर्थ, जिनमें से एक अर्थ है, जिनमें से अर्थ के लिए की जाने वाली प्रवृत्तियां ही अर्थशास्त्र से संबंधित होती है। अब ये जो इससे संबंधित जो भी प्रवृत्तियां होती है, प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी, जो हमारे अंदर जो पाई जाती इच्छाएं, चलने वाली इच्छाएं, तो उनके विषय में जो सारा जो चीज है वो अर्थशास्त्र से ही संबंधित होता है। कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा से की जाने प्रवृत्ति ही अर्थपूर्ण प्रवृत्ति है। कुछ प्राप्त करने, यानी कि अर्थ का मतलब हो गया कुछ प्राप्त करना, तो ये इसकी जो अपेक्षा होती है, हमारी जो करने की इच्छा होती है, वो प्रवृत्ति जो है वो अपेक्षा ही अर्थपूर्ण प्रवृत्ति है। जीवन निर्वाह करने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए और भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए अर्थार्जन करना पड़ता है। अर्थ का उपार्जन करना पड़ता है, यानी कि आय, इनकम हमें प्राप्त करनी होती है। जीवन और जीवन के निर्वाह के लिए और भौतिक सुख अगर हमें चाहिए तो हमें क्या चाहिए? आय चाहिए। आय कैसे प्राप्त होगी, उसके विषय में जो अध्ययन किया जाता है वो अर्थशास्त्र में किया जाता है। साथ साथ में हम देखते हैं मानव का कर्तव्य ये बना हुआ है। ठीक है, ये एक मानव का कर्तव्य भी है कि जीवन निर्वाह के लिए और भौतिक सुख अगर उसे चाहिए तो उसकी प्राप्ति के लिए उसे धन तो कमाना पड़ेगा, इनकम तो उसे बचत करनी पड़ेगी। अगर इनकम रहेगी तभी उसे जीवन का निर्वाह कर पाएगा और भौतिक सुख की प्राप्ति कर पाएगी। हम देखते हैं कि यहाँ पे पुअर और रिच, यानी कि गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है वो ज्यादा फैली हुई है भारत में, यानी कि भारत एक गरीब देश की तुलना में आ जाता है। अब ये जो है ये क्यों होता है, ये विषय भी हम अर्थशास्त्र में हम समझ सकते हैं। अब यही टेंडेंसी, यही रहता है, धनी व्यक्ति धन के पीछे ज्यादा रहता है और गरीब व्यक्ति के अंदर जो बुद्धि, जो मेन हमारा फैक्टर है बुद्धि, तो वह बुद्धि की अल्पायु की वजह से, बुद्धि के अभाव में गरीब व्यक्ति जो है आगे सक्षम नहीं हो पाता है, और धनी व्यक्ति जो है उसके पास में ये भौतिक सुख सुविधाएं ये उपलब्ध रहती है, तो वो आगे उन्नति करता है, विकास करता है। और गरीब जो है वो जहां पर है उससे भी डाउन स्थिति में हो जाता है, यानी कि नीचे और गिर जाता है। अब हम आगे देखते हैं। लगभग 2500 वर्ष पहले अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी गई थी कौटिल्य के द्वारा, और इसका पूरा दूसरा नाम है चाणक्य और इसका तीसरा नाम है विष्णुगुप्त। ठीक है, अब कौटिल्य कहो, चाणक्य कहो या विष्णुगुप्त कहो, इसने एक अर्थशास्त्र नाम की एक किताब लिखी थी। इस किताब को उसने मौर्य काल के दौरान लिखा था। मौर्य काल जो हम जानते हैं, जैसे कि अशोक, सम्राट अशोक के बारे में, तो उस समय के जो धार्मिक गुरु थे वो कौटिल्य थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक की किताब लिखी थी। तो इसमें क्या किया उन्होंने, मानव की आर्थिक प्रवृत्ति का चिंतन इसमें प्रस्तुत किया गया है। ये जो आर्थिक पुस्तक जो है हमारी अर्थशास्त्र,
ये आर्थिक पुस्तक ही है, ठीक है। तो इसमें प्रवृत्ति का, कौन सी प्रवृत्ति का? आर्थिक प्रवृत्ति का। किसकी? मानव की। मानव की संपूर्ण आर्थिक जो प्रवृत्ति है, इसका एक चरित्र चित्रण यहाँ पे किया गया है इस पुस्तक में। इस संदर्भ में कौटिल्य के मत अनुसार, कौटिल्य कहता है कि मानव की प्रवृत्ति अर्थ है। मानव जो है, उसकी प्रवृत्ति जो है, यानी कि उसकी इच्छाएं, अपेक्षाएं जो जुड़ी हुई है, वो अर्थ के साथ में जुड़ी हुई है, यानी कि पैसे से लेन देन के विषय में जुड़ी हुई है। मनुष्य जहाँ निवास करता है वह भूमि अर्थ है, ठीक है। जहाँ निवास करता है वो भूमि भी क्या है? अर्थ है, यानी कि वो भी एक पैसा है। जहाँ निवास करता है वो जो जमीन है, वो भी एक अर्थ ही है, यानी कि वही पैसा है। जैसे कि प्रॉपर्टी क्या होगी? वो हमारी अर्थ होगी। यानी कि अब हम ये समझ सकते हैं इस विषय के आधार पर कि भौतिक संपत्तियां चाहे चलित हो चाहे अचलित हो, यानी कि चर अचर, ये सारी संपत्तियां जो है वो क्या कहलाती है? हमारे अर्थ कहलाती है। इसलिए पृथ्वी से लाभ प्राप्ति के उपायों को दर्शाने वाला शास्त्र जो है, अर्थात ये आपका अर्थशास्त्र कहलाता है। भारतीय चिंतन में मानव कल्याण का संपूर्ण रूप से विचार किया गया है। भारतीय चिंतन जो है वो बहुत ही प्राचीन है। आर्थिक प्रवृत्ति भी केवल अर्थ केंद्रित न रहकर नैतिक आधार के साथ साथ समस्त मानव कल्याण को ध्यान में रखकर की जाती है। आर्थिक प्रवृत्ति जो है वो केवल अर्थ के ध्यान पर केंद्रित नहीं रही है, ये नैतिक आधार भी इसका एक आधार रहा है। इसलिए चाणक्य के अर्थशास्त्र में नीति शास्त्र की भी एक छाप हमें मिलती है, क्योंकि नैतिक आधार भी रखना था। इसलिए इस पुस्तक में, जिसका नाम है अर्थशास्त्र, उसमें हमको नैतिक विचार, नैतिक आधार भी हमें इस नीति शास्त्र के अंश के रूप में हम पाए जाते हैं, हम देखते हैं। चाणक्य के ज्यादातर धार्मिक विचारों में सार्वजनिक और सामूहिक व्यवहार वाली आर्थिक प्रवृत्ति ही केंद्र स्थान में है। अब यहाँ हम सब ये समझ सकते हैं कि जो पब्लिक जो चीजें हैं, सार्वजनिक जो चीजें और कलेक्टिव जो चीजें हैं, व्यवहार, ये सारी व्यवहार वाली आर्थिक प्रवृत्ति जो है वो केंद्र स्थान में रखी गई है। विशेष रूप से राजशाही, उस मौर्य काल में राजशाही चल जो व्यवस्था लागू थी, तत्कालीन स्थिति लागू थी, तो उस रूप से यहाँ पे ये चाणक्य का विचार है कि विशेष रूप से राजशाही राज्य व्यवस्था और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर आर्थिक संदर्भों का मार्गदर्शन कौटिल्य ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। ये हमने कौटिल्य के विषय में हमने यहाँ पे जानकारी प्राप्त की कि मौर्य सम्राट के काल में ये हुआ करते थे, ठीक है। मौर्य काल के थे वो। अर्थशास्त्र की नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी और इसमें आर्थिक जीवन के बारे में, आर्थिक प्रवृत्तियों के बारे में इन्होंने वर्णन किया और इन्होंने नैतिक बल पर ज्यादा बल दिया है, ठीक है। इसी वजह से नैतिक आधार का चरित्र चित्रण करके नीति शास्त्र की भी छाप इन्होंने यहाँ पे छोड़ी है, ठीक है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।